नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट इंडिया के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपकी फिटनेस की बात करते हैं। तमाम फिटनेस से रिलेटेड बातें आपको बताते हैं कि अपने आप को फिट कैसे रखना है और साथ ही आपको बताते हैं तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम के साथ। सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक, हापक्ष लॉबी में विधायक दल की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर है। दोपहर 12:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होकर 12:50 पर पहुंचेंगे किशनगढ़ एयरपोर्ट। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और दोपहर 1 बजे अजमेर की घुघरा हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम। ये महत्वपूर्ण जानकारी। दोपहर 1:10 पर कायड़ विश्राम स्थली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर कार्यक्रम की जो तैयारी है उसको अंतिम रूप देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर दौरा होने वाला है। उसके कार्यक्रम की जो तैयारी है उसको अंतिम रूप देंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मदन राठौड़, संगठन से जुड़े जो अन्य नेता हैं, संबंधित मंत्री भी जो है वो मुख्यमंत्री के साथ में रहेंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, डीजीपी राजीव शर्मा समेत अन्य अधिकारी भी इस दौरान साथ में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है सीएम भजनलाल शर्मा से जुड़ी। दोपहर 2:10 पर कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान करेंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। दोपहर 2:30 पर जाट विश्राम स्थली हेलीपैड पुष्कर पहुंचेंगे और फिर दोपहर 2:40 से 3:10 तक श्री हनुमान कथा में वो शिरकत करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:35 पर किशनगढ़ एयरपोर्ट से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आज का कार्यक्रम रहने वाला है। सुबह 10 बजे पहले विधायक दल की बैठक होगी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पूरी हापक्ष लॉबी में विधायक दल की बैठक यहां पर होनी है। और फिर दोपहर 12:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होकर 12:50 पर पहुंचेंगे किशनगढ़ एयरपोर्ट। चूंकि दोपहर 1 बजे अजमेर की घुघरा हेलीपैड पहुंच जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा और 1:10 पर कायड़ विश्राम स्थली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। पीएम मोदी का दौरा और ऐसे में उसकी कार्यक्रम की कितनी तैयारी, उसको लेकर अंतिम रूप यहां पर दिया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंच रहे हैं। मदन राठौड़, संगठन से जुड़े जो अन्य नेता है वो यहां पर मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, डीजीपी राजीव शर्मा समेत आला अधिकारी जो है वो भी साथ में रहेंगे। और फिर दोपहर 2:10 पर कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान करेंगे। देखिए 2:30 की अगर बात करें तो जाट विश्राम स्थली हेलीपैड पहुंचेंगे पुष्कर में, ये है यहाँ पर पहुंच जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। फिर दोपहर 2:40 से 3:10 का जो समय है वो है श्री हनुमान कथा, यानी कि वहां पर उनकी मौजूदगी रहेगी, वहां पर वो शिरकत करेंगे। और फिर दोपहर 3:35 पर किशनगढ़ एयरपोर्ट से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। ये पूरा प्रस्तावित कार्यक्रम है सीएम भजनलाल शर्मा का। कुछ इस तरह का आज का दिन रहने वाला है। हमने आपको टाइमलाइन भी यहाँ पर बताई है कि कितने बजे मुख्यमंत्री कहाँ पर पहुंचेंगे, किस तरह से जो कार्यक्रम होने वाला है उसकी तैयारियां कहाँ तक पहुंची, उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। आईपीएस अधिकारियों के तबादले से जुड़ी बड़ी खबर। 21 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। देर रात कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। डॉक्टर हवा सिंह घुमारिया, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर, और इसके अलावा विपिन कुमार पांडे, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा राजस्थान जयपुर, प्रफुल्ल कुमार, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेंस राजस्थान जयपुर, इसके अलावा एचजी राघवेंद्र सुहासा, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण राजस्थान जयपुर, और राजेश मीणा, महानिरीक्षक पुलिस गृह रक्षा जयपुर, शरद कविराज, पुलिस आयुक्त जोधपुर, एस परिमला, महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर, और ओम प्रकाश, विशेष आयुक्त ऑपरेशंस पुलिस आयुक्तालय जयपुर। इसके अलावा विकास कुमार, महानिरीक्षक पुलिस एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स राजस्थान जयपुर, और देखिए अजय पाल लांबा, महानिरीक्षक पुलिस एसओजी जयपुर। तो 21 आईपीएस अधिकारियों के तबादले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। यहाँ पर 21 आईपीएस ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनके तबादले की बात सामने आ रही है। इनका तबादला यहाँ पर किया गया। देर रात कार्मिक विभाग की तरफ से जो है आदेश जारी किया गया था। ऑर्डर जो है वो कार्मिक विभाग ने यहाँ पर जारी किया। और इस ऑर्डर की अगर बात करें तो इसमें 21 आईपीएस अधिकारियों के नाम है जिनके तबादले यहाँ पर हुए। कुछ अगर मोटे तौर पर नाम बता दें तो डॉक्टर हवा सिंह का नाम है, विपिन कुमार का नाम है, प्रफुल्ल कुमार का नाम है, एचजी राघवेंद्र सुहासा इसमें शामिल है। इसके अलावा राजेश मीणा है, शरद कविराज है, एस परिमला है, ओम प्रकाश है, विकास कुमार है, माफ कीजिएगा, और अजय पाल लांबा। ये वो तमाम नाम हमने आपको बताया जिनका इस तबादला सूची में नाम है। हालांकि 21 अधिकारी है, 21 आईपीएस ऑफिसर से जिनके तबादले हुए, और इसको लेकर देर रात कार्मिक विभाग की तरफ से एक ऑर्डर भी सामने आया जिसके अंदर 21 आईपीएस अधिकारियों के तबादले देखने को मिले हैं, जिसमें से कुछ नाम हमने आपको बताया, जिसमें हवा सिंह का नाम है, प्रफुल्ल कुमार का नाम है, राजेश मीणा का नाम है, और भी तमाम जो
ऑफिसर से, 21 IPS ऑफिसर से उनके यहाँ पे तबादले किए गए हैं और किसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई वो भी हमने आपको बताई। अब आगे बढ़ेंगे, बात बीकानेर के यहाँ पर कर लेते हैं कि बीकानेर से क्या कुछ खबर मिल रही है। बीकानेर के कोलायत में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और ये हत्या का मामला है। दुष्कर्म और हत्या के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बीकानेर पुलिस को आखिरकार इसमें सफलता मिल गई है, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पुलिस को यहां पर सफलता मिली है, आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी मिली है। SP कावेंद्र सिंह सागर लगातार इस इलाके में किए हुए थे कैंप और देखिए पुलिस की कई टीमें जो है वो यहाँ पर बनाई गई थी, कई टीमें डेवलप की गई थी। SP के निर्देशन में थानाधिकारी चंद्र सिंह एंड टीम को यहाँ पर सफलता मिली है। आरोपी की गिरफ्तारी है तो बड़ी सफलता है, क्योंकि कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही थी कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और देखिए पुलिसकर्मी प्रदीप साथी मोहतराम की अहम भूमिका यहाँ पर रही है। पीड़िता दुष्कर्म के बाद हो गई थी बेहोश, ऐसे में आरोपी ने हत्या कर दी। जो पीड़िता है वो दुष्कर्म के बाद बेहोश हो गई थी, जिसके बाद आरोपी ने उसकी हत्या कर डाली। उसी इलाके का रहने वाला ये आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जो आरोपी है इस पूरे मामले में, वो उसी इलाके में रहता है। SP कावेंद्र सिंह सागर थोड़ी ही देर में इसको लेकर खुलासा भी करेंगे और DGP राजीव शर्मा लगातार इस मामले में मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो ये बड़ी खबर है, सफलता यहाँ पर मिली है और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। SP कावेंद्र सिंह सागर थोड़ी ही देर में इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। साथ ही DGP राजीव शर्मा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। हम देख भी रहे थे कि किस तरह जो टीमें हैं वो बनाई गई थी और फिर यहाँ पर एक बड़ी सफलता मिली है। आरोपी जो है उसकी गिरफ्तारी यहाँ पर हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे, बात जयपुर की करते हैं। अत्यधिक लेट हुई है इंटरनेशनल फ्लाइट्स। आपको बता दें कि जयपुर से दुबई की इंटरनेशनल फ्लाइट 11 घंटे लेट हुई है। 11 घंटे लेट हुई है जयपुर से दुबई जाने वाली फ्लाइट SG57 यहाँ पर लेट हुई है और इसमें कहा जा रहा है कि 11 घंटे जो ये फ्लाइट है वो लेट हुई है। देखिए जयपुर से सुबह 9:40 पर फ्लाइट दुबई जाती है और आज अगर बात करें तो फ्लाइट रात 8:30 बजे तक होगी जयपुर से रवाना। जो फ्लाइट 9:40 पर जाती है सुबह, वो रात को रवाना होगी और समय है 8:30 का, यानी कि बहुत ज़्यादा लेट जो है वो ये फ्लाइट हुई है। और देखिए फ्लाइट के लेट होने पर दुबई जाने वाले यात्री जो है वो खासा परेशान हो रही हैं। जिन यात्रियों को दुबई जाना था वो इसकी वजह से परेशान हो रही हैं, क्योंकि फ्लाइट लेट है। जो समय होता है इसका निर्धारित समय वो था 9:40 पर ये जयपुर से जाती है, लेकिन आज की अगर बात कर ली जाए तो आज ये फ्लाइट रात 8:30 पर यहाँ से रवाना होगी, जयपुर से रवाना होगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अत्यधिक लेट हुई है इंटरनेशनल फ्लाइट और जयपुर से दुबई की ये इंटरनेशनल फ्लाइट है जो 11 घंटे लेट हुई है। जयपुर से दुबई जाने वाली फ्लाइट की अगर बात करें तो SG57 है जो लेट यहाँ पर हुई और जयपुर से सुबह 9:40 पर ये फ्लाइट जो है वो जाती है दुबई। लेकिन आज ये फ्लाइट 8:30 पर रात का अगर हम बात करें तो रात का समय है, इसके लिए अब जयपुर से रवाना होगी। ऐसे में जो यात्री दुबई जाने वाले थे उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी। चलिए अब मेरे पास में है फर्स्ट इंडिया के 2 बड़े न्यूज़पेपर। पहला न्यूज़पेपर है फर्स्ट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर। इसकी तमाम बड़ी खबरों के को जानकारी देते हैं कि इसमें क्या कुछ निकल कर आता है। तो पहली खबर फर्स्ट इंडिया की प्रकाशित जो हुई है वो हम आपको बता देते हैं। जय मां काली, ई बार बीजेपी सरकार। With only months left for the West Bengal Assembly election, Prime Minister Narendra Modi has written a letter to the people of the state. In the letter, he said he was heartbroken over what he described as the present condition of West Bengal. देखिए कुछ ही समय की बात है, कुछ ही महीनों की बात है जिसके बाद वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस यहाँ पर होंगे और उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लेटर लिखा है। पीपल ऑफ द स्टेट, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ का आमजन है, उसको एक मैसेज दिया गया और इस लेटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को हार्ट ब्रोकन बताया है। उन्होंने जो करंट सिचुएशन है उसको लेकर कहा कि उनका दिल इससे टूटा है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन वेस्ट बंगाल में है उसका जिक्र उन्होंने किया। बिगिनिंग द लेटर विद जॉय मां काली, he alleged that the people of his envisioned Sonar Bangla had faced defeat under the rule of the current Trinamool Congress government. He said Bengal deserved better governance and renewed development and the Bharatiya Janata Party can do that. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कहा कि जो यहाँ की जनता है, वेस्ट बंगाल की जो जनता है वो बेटर डिजर्व करती है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस लेटर में देखने को मिला, जिसकी शुरुआती लाइन हमने आपको बताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लेटर शुरुआत में क्या कहता है। अब आगे बढ़ेंगे, जानकारी आपको दे देते हैं।
प्रहार टू ब्रिंग डाउन हैमर ऑन टेररिज्म को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी है। यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज फॉर्मली आर्टिकुलेटेड इंडियाज नेशनल काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्राइन, लेइंग आउट अ स्वीपिंग स्ट्रैटेजी दैट कंबाइंस intelligence-led prevention, swift military-grade responses, legal deterrence, and international cooperation, while reaffirming a zero-tolerance approach to terrorism in all its forms. तो टेररिज्म किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन उसके लिए जीरो टॉलरेंस की बात जो है वो की है यूनियन होम मिनिस्टर ने, और उन्होंने साफ कह दिया कि टेररिज्म का कोई भी फॉर्म हो, किसी भी रूप में टेररिज्म हो, उसको डेवलप नहीं होने दिया जाएगा। उस पर हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अभी की जैसी सिचुएशन है उसको लेकर। नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी प्रहार आउटलाइंस हाउ इंडिया प्लान्स टू कन्फ्रंट evolving terror threats ranging from cross-border jihadist networks। तो उन्होंने यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो प्रहार ये इसी के लिए बनाया गया कि जो टेररिज्म डेवलप हो रहा है, जो जिहाद है, जो जिहाद नेटवर्क यहाँ पर डेवलप हो रहा है, उस पर किस तरह से यहाँ पर प्रहार किया जाएगा। तो उसको लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी। अब आगे बढ़ेंगे। Sarpanch should become torch bearer of India's progress. Governor Haribhau Bagri urged Sarpanch to drive village development and contribute to India's overall progress. Speaking at a Gram संसद सरपंच डायलॉग, तो उन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की है, गांव के डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की है। और आपको बता दें कि ही एम्फसाइज प्लान इंक्लूसिव रूरल ग्रोथ, इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ स्कूल्स, चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड अर्ली प्रिपरेशन फॉर हायर लेवल एग्जाम्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसका जिक्र उन्होंने किया है, जिसमें देखिए स्कूल के फंक्शंस की उन्होंने बात की कि किस तरह से स्कूल की फंक्शन जो है वो होनी चाहिए, चिल्ड्रंस एजुकेशन की यहाँ पर बात की है, एंड ऑफकोर्स अर्ली प्रिपरेशन फॉर हायर लेवल एग्जाम्स। जो हायर लेवल एग्जाम्स है उनकी शुरुआत में, यानी कि अर्ली प्रिपरेशन का टॉपिक जो है वो भी यहाँ पर नजर आया। आपको बता दें कि बागड़ी कॉल्ड फॉर इंश्योरिंग बेनिफिट स्कीम्स रीच द नीडी, यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, रोड कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हर घर जल। हर घर जल जो योजना है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। जो नीडी पीपल है उन तक रीच हो तमाम स्कीम्स की, जो स्कीम के बेनिफिट्स हैं वो नीडी पीपल तक पहुंचने चाहिए, एंड यही जो मोटो है वो नज़र आता है हमारी गवर्नमेंट का भी, और उसी का जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया भी है। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दी। होस्टिंग ब्रिक्स विल एलिवेट जयपुर ऑन इंटरनेशनल मैप, ये कहा गया सीएस की तरफ से। सीएस वी श्रीनिवास ने कहा है। चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास रिव्यू जयपुर secretary preparation for the first BRIC finance minister and central bank governments meeting from March 4 to 7 with senior officials from the Ministry of Finance, RBI and state departments. He directed coordinated arrangements for delegates, security, transport, accommodation, health, logistic and cultural programs at Amer Fort. तो जो ब्रिक्स यहाँ पर होने वाली है मार्च 4 to 7 इसका डेट है जब ये हेल्ड होगी। इसको लेकर जो हमारी सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग है वो यहाँ पर आयोजित होगी। इसमें मिनिस्टर्स होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और इसके अंदर देखिए कल्चरल प्रोग्राम्स की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, अकोमोडेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, लॉजिस्टिक की बात करें, जो तमाम प्रिपरेशन है उसका कैसे अरेंजमेंट यहाँ पर होगा उसको लेकर एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग है वो उन्होंने ली है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पूरी मीटिंग रही है। मंडे को ये पूरी मीटिंग हुई है जिसमें रिव्यू प्रिपरेशन फॉर ब्रिक्स FMCBG met to be held in Jaipur। प्रिंसिपल UDH डॉक्टर देवेश, साथ ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे, और इनके साथ में ये रिव्यू बैठक हुई है कि किस तरह से, खास तौर से इसको रिव्यू बैठक नहीं बल्कि इसको ये कहा जाएगा एक प्रिपरेशन, एक अरेंजमेंट जो है उसको लेकर ये पूरी बैठक हुई है। अब मेरे पास में है फर्स्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क अखबार, और इसकी क्या खबरें कहती है, क्या है इस अखबार में, वो अब आपको बताते हैं। कविराज जोधपुर पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश जयपुर रेंज IG। देखिए राज्य सरकार ने विधानसभा सत्र के बीच भारतीय पुलिस सेवा के 21 अधिकारियों के तबादले किए। अभी हम आपको जानकारी भी दे रहे थे इसमें, और अखबार में वही नजर आ रहा है। सामान्यतः सरकार विधानसभा सत्र के बीच इस तरह के तबादले करने से बचती है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि इस तरह तबादले करने से सरकार बचती है, लेकिन लंबे समय बाद ऐसा हुआ। कार्मिक विभाग की ओर से सोमवार देर रात जारी तबादला सूची में सरकार ने पुलिस
आयुक्तालय में विशेष आयुक्त ऑपरेशन राहुल प्रकाश को अब जयपुर रेंज आईजी बनाया है। वहीं राहुल कोटुकी को जेडी से हटाकर आईजी कार्मिक लगाया गया। शरद कविराज को जोधपुर का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया। सत्येंद्र सिंह को आईजी जोधपुर रेंज, ओम प्रकाश ग्यारा को आईजी बीकानेर रेंज और राजेंद्र प्रसाद गोयल को आईजी कोटा रेंज लगाया गया। यानी कि ये जिम्मेदारियां यहाँ पर दी गई है और भी कई नाम है इसके अंदर, तो इनको ये जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि ऐसे वक्त में सरकार बचती है, लेकिन यहाँ पर तबादले जो हैं वो किए गए हैं। विधानसभा सत्र के बीच में 21 आईपीएस अधिकारियों के यहाँ पर तबादले हुए। पीएम मोदी और अमित शाह का आतंक पर प्रहार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को देश की पहली व्यापक आतंकवाद रोधी नीति प्रहार जारी की है। इस नीति का मूल मंत्र जीरो टेरर टॉलरेंस रखा गया। इसका उद्देश्य पारंपरिक आतंकवाद के साथ साथ साइबर हमले, डार्क वेब, ड्रोन और अन्य उभरती तकनीकी चुनौतियों से समग्र और समन्वित तरीके से निपटना है। तो उसको लॉन्च यहाँ पर किया गया। जो ये नीति है प्रहार, इसको लॉन्च किया गया। टेररिज्म को किसी भी कीमत पर रोकना है, उसी उद्देश्य से इसकी लॉन्चिंग हुई है इस स्कीम की। और प्रहार के तहत एक केंद्रीकृत इंटेलिजेंस आधारित और बहुआयामी ढांचा विकसित किया जाएगा, जो सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद के साथ साथ डिजिटल और साइबर खतरों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। तो किस तरह से ये नीति काम करेगी उसकी जानकारी हमने आपको दी है कि कैसे यहाँ पर ये पूरी नीति जो है वो वर्क करेगी। तो प्रहार का उद्देश्य भी हमने आपको बताया कि किस तरह से जो प्रहार का उद्देश्य वो यही कि टेररिज्म को किसी भी कीमत पर रोकना है। जयपुर बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह। अधिवक्ता मौलिक अधिकारों के रक्षक, लोकतंत्र के प्रहरी, ये कहा मुख्यमंत्री ने। द बार एसोसिएशन जयपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को बनी पार्क स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने इस दौरान कहा जो नई कार्यकारिणी है उसको पद और गोपनीयता की शपथ तो दिलाई ही। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी और कहा कि अधिवक्ता समाज और न्याय व्यवस्था के बीच में एक सशक्त सेतु की भूमिका निभाते हैं। वे कानून की जटिल भाषा को सरल बनाकर आमजन को न्याय दिलाने में अहम योगदान देती हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो वो सबसे पहले अधिवक्ता के पास न्याय की उम्मीद के साथ में पहुंचता है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं का दायित्व है कि वे निष्पक्षता, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति की आशाओं पर खरा उतरे। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से यहाँ पर कहा गया। उन्होंने कहा कि सेतु की तरह काम करते हैं, न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जब भी कोई व्यक्ति पर संकट आता है तो वो अधिवक्ता के पास एक उम्मीद के साथ पहुंचता है। बिजली बचत ही भविष्य की सबसे बड़ी ऊर्जा नीति, ये मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि किसानों को खेती के लिए पर्याप्त और बिना रुकावट की बिजली मिले। उन्होंने कहा कि बिजली बचाना भी नई बिजली बनाना जितना ही जरूरी है, इसलिए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जमीन पर जाकर जांच करें और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को अपने कार्यालय में पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स अपेक्षाकृत सस्ते पड़े हैं और लंबे समय तक लाभदायक रहती हैं। इनके निर्माण से भविष्य में पर्याप्त बिजली उपलब्ध होगी। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से यहाँ पर कहा गया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी है कि किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर बिजली का जिक्र जो है वो यहाँ पर किया है कि किस तरह से बिजली बचत ही भविष्य के लिए एक बड़ा स्टेप यहाँ पर नजर आता है। तमाम बड़ी खबरें हमने आपको बताई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम भी हमने आपको बताया, उसका भी जिक्र किया। इसके अलावा हमने आपको जो प्रहार नीति है टेररिज्म को लेकर, एंटी टेररिज्म की जब हम बात करते हैं उसको कैसे लॉन्च यहाँ पर किया, इसके फायदे क्या वो बताया और 2 बड़े अखबारों की खबरें हमने आपको बताई कि इन 2 बड़े अखबारों में क्या कुछ छपा है, क्या कुछ प्रकाशित हुआ है। अब बात आपके फिटनेस की करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। आप भी फिट रहना चाहते हैं लेकिन तमाम सवाल आपके दिमाग में चलते हैं कि जिम जाए, लेकिन जिम के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, घर पे वर्कआउट कैसे कर सकते हैं और कुछ बातें ऐसी कि जो जिम में हमें नहीं करनी चाहिए और कुछ ऐसी बातें जिन पर फोकस करके आप अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकती हैं। तो ऐसे में एक्सपर्ट हमारे साथ में है, फिटनेस कोच मेरे साथ में है हिमांशु चंदानी जी, इनसे हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे अपने आप को फिट रखा जा सकता है। सर, मैं सबसे पहले उन लोगों की बात करूंगी जिन्होंने आज तक जिम नहीं की है, जो फर्स्ट टाइम जो है वो जिम में आ रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। सवाल ऐसे कि कौन कौन सी मशीन से, पहले तो उनको मशीन के बारे में पता नहीं होता कि कैसे स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप उन्हें कैसे गाइड करेंगे, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो अब जिम ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले क्या कहेंगे कि कैसे परफॉर्म करना है और कैसे वर्कआउट करना है? बेसिकली जैसे अगर कोई फर्स्ट डे जिम ज्वाइन कर रहा है या उन्होंने पहले कभी वर्कआउट नहीं किया इन अ जिम, बाहर नहीं, तो बेसिकली सबसे पहले जो हम उनको कैसे गाइड करते हैं, वो जिम आते हैं, हम बेसिकली सबसे पहले उनका
बॉडी चेकअप करते हैं फिजिकल वे में कि उनको बॉडी में कोई इंजरी तो नहीं है, कोई जॉइंट मूवमेंट अनयूजुअल मूवमेंट तो नहीं है, या फिर उनका कोई लाइफस्टाइल जो हमें मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग भी करते हैं, और फिर जैसे उनका फर्स्ट डे होता है तो हम उनको एकदम बेसिक वर्कआउट गाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको कार्डियो करवाते हैं 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद मोबिलिटी वर्कआउट, जॉइंट्स की मोबिलिटी मैनेज करते हैं। उसके बाद हमको हर मशीन पे, जैसे अपर बॉडी में वर्कआउट हो गया, काफ़ी मसल्स हैं अपर बॉडी में, चेस्ट है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, बैक, हर मशीन का एक एक सेट कराते हैं। यही रूटीन कुछ हफ्ते भर तक चलता है ताकि उनकी बॉडी बेसिक चीज़ों को अडेप्ट करे। उसके बाद हम ग्रेजुअली उनको आगे लेके जाते हैं हर चीज़ में। अच्छा सर, आपने यहाँ पे बताया कि आप हर एक बॉडी पार्ट जो है उसको हम ट्रेन करते हैं। हम बैक की बात करें तो हम बैक को भी ट्रेन करते हैं, हम शोल्डर्स को भी ट्रेन करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो जब में आते हैं वो इस उम्मीद के साथ में आते हैं कि मुझे सिर्फ अपने इस पार्ट पे वर्क करना है। आपने देखा होगा क्योंकि आप खुद फिटनेस कोच है, तो ऐसे लोग जो आते हैं उनको क्या कहेंगे कि मतलब मैं भी पर्सनली समझना चाहती हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि हम सिर्फ एक ही पार्ट को ट्रेन करें? जैसे कि अगर किसी को अपने लेग्स हैवी करने, सिर्फ लेग्स वर्कआउट अगर आप करेंगे, या फिर आपको पूरा वर्कआउट करना पड़ता है, बस आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं? क्या रहता है ये पूरा सिनेरियो? देखिए, बॉडी में मसल और फैट को लेके हम चीज़ें डिस्कस करते हैं, राइट। तो आप एक पर्टिकुलर मसल टारगेट कर सकते हो, बट आप बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में उस फैट परसेंटेज को टारगेट नहीं कर सकते। फैट परसेंटेज आपका इक्वली ही डिक्रीज होता रहेगा, चाहे आप मसल कोई भी टारगेट करो, डजंट मैटर। अच्छा, मुझे आसान भाषा में ये समझाना कि कोई व्यक्ति है, फर्स्ट टाइम वो जिम में आया, पहली बार वो जिम कर रहा है, और उसका बॉडी शेप किसी भी तरह का हो, वो यहाँ पर आता है, वो आपसे पूछता है कि सर मुझे मेरा बॉडी शेप ये है। खासकर मैं फीमेल्स की यहाँ पर बात करूँ तो सबको ऐसा लगता है कि आर ग्लास, जिसको हम बिल्कुल ऐसा मानते हैं कि वो परफेक्ट फिगर होता है, उसमें सब आना चाहते हैं कि मुझे आर ग्लास फिगर मेंटेन करना है, मुझे उस अपनी बॉडी शेप को उसमें लेके जाना है। लेकिन भगवान ने सबको अलग बनाया, एक अलग बॉडी शेप के साथ भगवान ने भेजा है। लेकिन अब मान लो कोई पेयर शेप बॉडी है, क्या वो आर ग्लास में जा सकता है? बिल्कुल जा सकते हैं, अगर उनका डाइट और वर्कआउट एकदम मैनेजेबल हो, स्ट्रिक्ट हो। ओके, एप्पल बॉडी शेप क्या वो जा सकता है? क्योंकि उसमें अपर बॉडी आपकी हैवी होती है, और एप्पल बॉडी शेप में जो आपका फैट है वो इस पार्ट में ज़्यादा होता है, और आपकी जो लेग्स अगर कोई पेयर शेप में है, नहीं, पेयर शेप में हमेशा ये वाला पार्ट आपका हैवी होता है। बट एक बार टॉक अबाउट द एप्पल बॉडी शेप, उसमें आपकी अपर बॉडी हैवी होती है, लेग्स नहीं होते, तो क्या उसको भी हम उसमें लेके जा सकते हैं आर ग्लास में? आर ग्लास? यस। मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा आपकी इस चीज़ को। अच्छा ठीक है, कोई बॉडी शेप है, एप्पल बॉडी शेप है, बेसिकली एप्पल बॉडी शेप में आपका जो अपर बॉडी है वो हैवी है, फैट आपका सिर्फ अपर बॉडी पे आ रहा है, एंड आर ग्लास में पूरा जो फैट है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके हर एक पार्ट में। तो मुझे ये पूछना है कि क्या हम उस बॉडी शेप को भी आर ग्लास में ले जा सकते हैं वर्कआउट के थ्रू? बिल्कुल ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो उसको आप कैसे ट्रेन करेंगे, क्योंकि एक ही पार्ट पे फैट आ रहा है, एक ही पार्ट पे, क्योंकि वो स्ट्रक्चर वैसा बना हुआ है, उसको कैसे ट्रेन किया जाता है? किस तरह के वर्कआउट आप प्लान करते हो उस शेप? वर्कआउट तो मैम बेसिकली सारा वर्कआउट तो एक्चुअली सारा सेम ही होता है। वर्कआउट में कोई चेंजेस नहीं होते, चेंजेस होते हैं न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन आपके बॉडी वेट और हाइट के अकॉर्डिंगली अच्छा होना चाहिए। मैटर करती है कैलोरीज, आप जो टारगेट वेट करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से आप कैलोरी इंटेक कितना कर रहे हैं, और जो कैलोरीज आ रही हैं वो ध्यान रखिए कि ऑलमोस्ट 90 to 100% ऑलमोस्ट हेल्दी खाने से आनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने यहाँ पर साझा करी कि किस तरह से हम अपने मसल को यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत सारे मिथ के साथ आते हैं। एक प्रॉपर बॉडी शेप की जब हम बात करते हैं उसको लेकर भी लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें कि हमें आर ग्लास चाहिए, खासकर फीमेल्स में अगर देखें तो उनको लगता है, और बॉयज़ की जब हम बात करते हैं, मेल की बात करते हैं तो उनको वी शेप में आना होता है, इस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन हमें ये याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भगवान ने सबको अलग बनाया है, सबका बॉडी टाइप बहुत खूबसूरत है। आप उस बॉडी टाइप के साथ ही वर्कआउट करके अपने आप को फिट कर सकते हैं, क्योंकि फिटनेस यहाँ पर मैटर करती है, नॉट योर बॉडी टाइप। तो इसी चीज़ के साथ आज के स्पेशल बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।